हेलो एवरीवन, ये है आपका अध्याय 5 का बचा हुआ भाग यानी पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, बिल्कुल डिटेल में मैंने बताया है। और इसी पार्ट में इस नोट्स का PDF आपको मिल जाएगा। तो हमने कल यहीं पर छोड़ा था कि जब बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व में जनता ने, सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के साथ विद्रोह शुरू किया तो क्या हुआ। तो विद्रोह शुरू नहीं हुआ था। आज से हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो है, जब बगावत फैली तो दिल्ली में जब बगावत शुरू हो गई तो सैनिक की टुकड़ियां आगे बढ़ते जा रही थी। अब जितने भी गांव हैं, जितने भी मोहल्ले हैं, हर जगह के लोग यानी कि छोटे छोटे कस्बे, गांव, सभी के लोग इस बगावत में शामिल हो गए और उनके पीछे पीछे चलने लगे। जितने भी स्थानीय नेता थे, जमींदार थे, मुखिया थे, सभी इस बगावत यानी विद्रोहियों के पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि वे लोग भी अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे और अंग्रेज़ों के साथ लड़ना चाहते थे ताकि अंग्रेज़ों की हार हो, वो इस देश को छोड़कर जाए और हमें अपने अपने शासन का फिर से अवसर मिले। और हालांकि जब बगावत फैली थी तो एक हफ्ते तक अंग्रेज़ बिल्कुल शांत बैठ गए थे, उन्होंने किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं किया था। लेकिन एक बार जब विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने इस सिलसिले को रोका नहीं, बल्कि जगह जगह एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। और फिर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ ऐसे महत्वपूर्ण शहरों से सैनिकों की टुकड़ियां जो है एक साथ मिलकर विद्रोह करने लगी। और यहाँ से आपका शुरू होता है कहानी नाना साहब का। तो स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब थे। ये कानपुर के पास रहते थे। तो नाना साहब कौन थे, आपने पढ़ लिया। ये कहाँ रहते थे, ये कानपुर के पास रहते थे। और इन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया था और खुद को इन्होंने पेशवा घोषित किया था। इस प्रश्न को भी आपने देख लिया था। उसके बाद इन्होंने ये ऐलान किया था नाना साहब ने कि बहादुर शाह जफ़र के तहत यानी उनकी सलाह से या उनके अंतर्गत वो गवर्नर हैं। और फिर लखनऊ की गद्दी से जिस नवाब को हटाया गया था वो अली शाह के बेटे थे, बिरजिस कद्र। इनको हटा दिया गया था तो इनको फिर से नवाब घोषित किया गया था। तो ये है आपके बिरजिस कद्र कौन थे, ये अली शाह के बेटा थे। अली शाह का ये बेटा था जिसे लखनऊ के गद्दी से हटा दिया गया था। बिरजिस कद्र को कहाँ का नवाब घोषित किया गया था, तो ये लखनऊ का नवाब एक बार फिर से घोषित किया गया था। और फिर यहाँ से आपका आता है कि बेगम हजरत महल कौन थी। तो ये जिस तरह भी आपने देखा अली शाह का बेटा था ये बिरजिस कद्र, तो ये बेगम हजरत महल अली शाह की पत्नी थी। अब हम आगे देखेंगे। तो आगे है हमारा, जब बिरजिस कद्र ने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता मान लिया तो इनकी जो पत्नी थी बिरजिस कद्र की जो माँ थी, इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा दिया और इन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके साथ यहाँ पर झांसी की रानी भी इसमें शामिल हो गई। नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे थे, वो भी उनके साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। इस प्रकार मध्य प्रदेश में मांडला क्षेत्र राजगढ़ की जो रानी थी अवंती बाई लोधी, उन्होंने भी 4000 सैनिकों की फौज तैयार करके अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया। उन्होंने 4000 सैनिकों की फौज तैयार करके अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने ब्रिटिश का जो शासन था, ब्रिटिश शासन ने ये जो रानी अवंती बाई लोधी है इनके राज्य में भी अपना प्रशासन कायम कर दिया था। इसीलिए रानी अवंती बाई ने भी 4000 सैनिकों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया। तो यहाँ पर आपने समझ लिया तात्या टोपे कौन थे, ये नाना साहब के सेनापति थे। फिर है आपका अवंती बाई लोधी कहाँ की रानी थी, ये मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र राजगढ़ की रानी थी। और फिर यहाँ है किसने भविष्यवाणी की थी कि अंग्रेज़ों का शासन बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने ये भविष्यवाणी की थी कि अंग्रेज़ों का जो शासन है ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चे पर उनकी बहुत ज़बरदस्त हार हुई अंग्रेज़ों की, और इससे लोगों को ये यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो चुका है। उसी समय लोगों को और विद्रोहियों को और भी अधिक आत्मविश्वास मिलने लगा कि अब अंग्रेज़ों को हम इस मुल्क से खदेड़ कर भगा ही देंगे। और ख़ास करके अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति हो गई थी। चारों तरफ से अवध में जो है बगावत सैनिकों ने और जनता ने करनी शुरू कर दी। और 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट जनरल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों का भय भी व्यक्त किया और विरोधियों की संख्या भी बताई। और ये भी उन्होंने कहा कि लड़ते लड़ते विरोधियों से हम लोग थक चुके हैं, एक एक गांव हमारे खिलाफ है, ज़मींदार भी हमारे खिलाफ हैं।
और इस तरह जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने भी आए, जैसे कि आपने अभी ये देखा फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, ये सभी सामने आए। ये लोग भी ब्रिटिश शासन से इस तरह डर गए थे कि अपने आप को इन्होंने साइड कर लिया था। तो 1857 के विद्रोह में एक मुख्य व्यक्ति कौन साबित हुआ था? ये बरेली के सिपाही बख्त खान थे। ये भी एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए थे। जिस प्रकार आपने देखा जब ये विद्रोह फैला तो एक एक महत्वपूर्ण नेता जो निकलकर सामने आने लगे, तो इसमें ये भी महत्वपूर्ण थे। और बिहार के जो थे, बिहार से स्वतंत्रता संग्राम में कौन सामने आए थे, यानी 1857 के विद्रोह में बिहार से ये थे पुराने जमींदार कुंवर सिंह थे। ये भी विद्रोही सिपाहियों का इन्होंने साथ दिया था और महीनों तक अंग्रेज़ों से इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी। और इस प्रकार के कई इलाकों के नेता इस युद्ध में हिस्सा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने बगावत की। अब यहाँ से हम समझेंगे कंपनी का जब पलटवार हुआ तो कैसे हुआ और किस तरह से कंपनी ने फिर से भारत में अपनी सत्ता कायम की। अब है कि इतनी स्थिति भयावह होने के बाद भी अंग्रेज़ों के पास सेनाएं कम थी। अंग्रेज़ों ने ये भी चिट्ठी लिखी कि हम लोग थक चुके हैं युद्ध करते करते। ये सारी भयावह स्थिति के बाद भी अंग्रेज़ों ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और भी फौजी मंगवाए, जैसे कि अंग्रेज़ी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई थी। तो 3 सितंबर 1857 को, जिस प्रकार आपने देखा मई 1857 को ये विद्रोह शुरू हुआ था और 4 महीने तक विद्रोहियों के कब्जे में दिल्ली रही थी। लेकिन 3 सितंबर 1857 को अंग्रेज़ी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले ये सब पहुँचाए गए और ये गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे और इनकी कतार 7 मील लंबी थी। इस प्रकार सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून के जेल में भेज दिया गया और इसी जेल में बहादुर शाह जफ़र ने अपनी आखिरी सांस ली 1859 ईस्वी में। तो यहाँ से हमने जितना प्रश्न हमें मिल रहा है उस प्रश्न को देख लेते हैं। अंग्रेज़ों के कब्जे में दिल्ली दोबारा कब आई? सितंबर 1857 ईस्वी में। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को कब और कहाँ के जेल में भेजा गया था? अक्टूबर 1857 में, क्योंकि प्रश्न है कब, तो अक्टूबर 1858 में। और किस जेल में? रंगून जेल में। यहाँ पर आपको ये नाम याद रखना है, बेगम जीनत, जो कि बहादुर शाह जफ़र की पत्नी थी। चूँकि ये अंतिम मुग़ल बादशाह के नाम से जाने जा रहे हैं तो इनकी पत्नी का नाम भी माइंड में रखना महत्वपूर्ण है। और बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो नवंबर 1862 ईस्वी में हुई थी। ये रंगून के जेल में हुई थी और 1858 में इनको रंगून जेल भेजा गया था। और फिर दिल्ली पर जब अंग्रेज़ों का दोबारा कब्जा हो गया तो इसका मतलब ये हुआ विद्रोह खत्म हो चुका था, विद्रोही हार चुके थे। इसके बाद भी लोगों ने हार नहीं मानी, लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे और ये जो बगावत है एक विशाल रूप इसने धारण कर लिया। लेकिन इस ताकत को अंग्रेज़ों ने कुचलना नहीं छोड़ा और इस ताकत को कुचलने में अंग्रेज़ों को अपनी 2 महत्वपूर्ण और साल लगानी पड़ी। यानी इस बगावत को दिल्ली पर दोबारा शासन स्थापित करने के बाद भी अंग्रेज़ों को विद्रोहियों से 2 साल तक लड़ाई करनी पड़ी। अब अगला प्रश्न है आपका, लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में कब आ गया? तो ये मार्च 1858 ईस्वी में। अभी तुरंत आपने ये समझा था कि लखनऊ के जो शासक आपके थे अली शाह का जो बेटा ब्रिजिश कद्र थे उनको यहाँ से हटाया गया था, फिर दोबारा इनको यहाँ पर बैठाया गया था। लेकिन यहाँ फिर से अंग्रेज़ों ने मार्च 1858 ईस्वी में, यानी इस जन विद्रोह के दौरान, वहाँ पर उस नवाब को बैठाया गया था, अली शाह के बेटे को। लेकिन फिर से जब दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य कायम किया तो फिर से लखनऊ पर 1858 ईस्वी में कब्जा कर लिया। और इसके बाद जब अंग्रेज़ों ने कब्जा कर ली तो एक एक करके उन्होंने सभी योद्धाओं को मारना शुरू कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई जून 1858 ईस्वी में। मार्च 1858 में लखनऊ पर दोबारा कब्जा किया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई और ये भी लड़ते हुए ही ये मारी गईं और इनको मार दिया गया। और फिर जो रानी अवंतीबाई लोधी थी उनके साथ भी यही हुआ। अंग्रेज़ों ने दोबारा देश पर नियंत्रण कब पाया? 1859 के आखिर तक। और ब्रिटिश संसद में नया कानून पारित कब किया गया? तो ये कानून पारित किया गया था 1858 ईस्वी में। प्रश्न ये है कि ये कानून क्या था? तो ये कानून था आपका EIC, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा
ब्रिटिश साम्राज्य को सारा अधिकार दिया गया था, यानी कि ये जो कानून था आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया गया था। और उसके बाद है आपका इंडिया काउंसिल किसे कहा गया है, तो जो सलाह देने वाली एक परिषद होती थी उसे इंडिया काउंसिल किया गया था। और ये सभी बातें विद्रोह के बाद की बात है। जिस प्रकार विद्रोह हुआ, एक एक करके सारे लोग मारे गए, तो फिर कुछ बचा नहीं। अब फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में गया। फिर इन्होंने एक काउंसिल बनाया, जो सलाह देने वाली एक परिषद को इंडिया काउंसिल कहा गया। फिर आपका इस तरह विद्रोह के बाद के साल का यहाँ पर वर्णन है। और इसके साथ इस तरह यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं कि किस प्रकार भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का दर्जा दिया गया, और इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित किया गया। भारत में ही वायसराय बनाकर उनको इंग्लैंड के राजा रानी का एक पर्सनल प्रतिनिधि घोषित किया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। अब अंग्रेज़ों से कोई भी बगावत करने के लिए नहीं बचा। देश के फिर भी जो शासक थे उनको ये भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके साथ इस प्रकार की कोई गलतियां नहीं की जाएगी। उनका जो भी भू क्षेत्र है उस पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उनका जो भी रियासत है, जो भी प्रांत है, जो भी राज्य है, वो अपने वंशजों को, यानी यहाँ तक कि दत्तक पुत्र, जो गोद लिया हुआ पुत्र है, उसको भी आप दे सकते हैं। क्योंकि इस तरह के कई नियम बनाए गए थे कि आपको अगर जिस वंश नहीं है तो आपका वो राज्य ले लिया जाएगा, लगान नहीं दे पा रहे हैं तो आपका ज़मीन जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन इस तरह की बहुत सारी छूटें दे गई, क्योंकि अब अंग्रेज निश्चिंत हो गए कि अब पूरा भारत हमारे हाथ में है। और इन सभी ये इस तरह के ऑफर देने के बाद भारतवासियों को ये इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें, और इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। जो जिस प्रकार भारत के जिस प्रांत में जो शासक थे उनको शासन चलाने की छूट दी गई, लेकिन ब्रिटेन की रानी जो थी उनके अंदर ही रहकर उनको ये आदेश मिला। और इस प्रकार सेना में भारतीय सिपाहियों का भी अनुपात कम किया गया, और उसके जगह पर यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया, क्योंकि भारतीय सिपाही ने ही इस प्रकार के विद्रोह किए थे। इस प्रकार ये भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। जिन जिन सिपाहियों ने इस बगावत में भाग लिया था उन सभी को अनदेखा किया गया, और मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। क्योंकि ये लोग भी बगावत में थे, इनका बहुत सालों तक भारत पर शासन रहा था, और उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। और अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था कि ये जो विद्रोह खड़ा किया गया ये मुसलमानों के द्वारा ही खड़ा किया गया। और इसके साथ ही आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। और आखिर में आपका दिया हुआ है परम शांति के एक स्वर्गीय साम्राज्य की खातिर। आखिरी में जो आपका अन्यंत्र में आता है, तो उससे इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके निकले हैं कि चीन के दक्षिण भागों में ताइपिंग विद्रोह कब हुआ था। तो ये 1850 से शुरू हुआ था और 1807 के मध्य में खत्म हो गया था ये ताइपिंग विद्रोह। दूसरा है आपका प्रश्न उससे निकला हुआ कि ताइपिंग विद्रोह के समय चीन का शासक कौन था। ये अति महत्वपूर्ण है, ये था आपका हांग जीकू आंग। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये थे। और 1857 के विद्रोह के समय अवध के चीफ कमिश्नर कौन थे। तो अवध के, क्योंकि अवध को पहले कब्जे में लिया गया था और अवध प्रांत को ही कब्जे में लेने से अधिक विद्रोह भड़का था, तो उस समय अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस थे। तो ये भी महत्वपूर्ण है। और आपका आखिरी प्रश्न है कि जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सैनिक विद्रोह। ये आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और इस तरह से जब अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर कब्जा किया, तो कब्जा करने के साथ अंग्रेज निश्चिंत हो गए कि पूरा भारत मुल्क हमारा है। इसीलिए अंग्रेज ने कुछ छूट भी दी। अंग्रेज ने ये फैसला भी किया कि भारत के लोगों के जो धर्म हैं उनके धर्म का सम्मान किया जाएगा। जितने भी भूस्वामी हैं, ज़मींदार हैं, उनकी रक्षा करेंगे। ज़मीन पर उनके अधिकारों का जो जिस तरह से उनका दावा है उसी तरह से वो रहेगा, उनसे कोई उनका अधिकार नहीं छीना जाएगा। और इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ और यहाँ से ये स्थिति 1947 तक बनी रही। ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं जो कि हम लोग 9th 10th के बुक में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद आपके इस एक्सरसाइज में किसी प्रकार का फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि मैंने निकाल कर आपके सामने में रख दिया है।
और ये जो आपने देखा ये चिप हैंडी वाला जो प्रश्न है ये आपके आखिरी पेज में है, लास्ट में है। तो ये सारे प्रश्न को मैंने इसमें मेंशन कर लिया है। तो आपके लिए ये एक्सरसाइज भी काफ़ी महत्वपूर्ण था जो मैंने कंप्लीट किया। और आपका इस पार्ट में एक और अध्याय बचा है, उसको भी हम बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में एक नए टॉपिक को लेकर। बने रहिए आप इस चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा।